2021 की सबसे खौफनाक ज़ॉम्बी कहानी, जहां मौत का मंजर अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। इस बार ज़ॉम्बी सिर्फ बेजान भटकने वाले मुर्दे नहीं, बल्कि समझदार और चालाक हो चुके थे। उन्होंने मिलकर मौत का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसे देखते ही किसी की भी रूह कांप उठे। गहरे अंधेरों से एक घुड़सवार उभर कर सामने आता है, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं। ये ज़ॉम्बीज़ का सम्राट है। इसकी बैठने की शैली, इसका अंदाज, इसका रौब, सब कुछ अलग और डर पैदा करने वाला है। कहते हैं अगर ये खुद किसी को काट ले तो वो सिर्फ एक आम ज़ॉम्बी नहीं बनता, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक रूप ले लेता है। लोग इन बदले हुए ज़ॉम्बीज़ को अल्फा कहते हैं। इनके बीच इस सम्राट का इतना डर और असर है कि कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं करता। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि एक खूंखार जंगल का शेर भी उसके सामने सर झुकाकर चलने पर मजबूर हो जाता है। शेर और ज़ॉम्बीज़ की ये अजीब और डरावनी फौज मिलकर इस मौत के साम्राज्य की हिफाजत करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर ये तबाही शुरू कैसे हुई? कैसे एक हंसती खिलती दुनिया पल भर में एक खामोश कब्रिस्तान में बदल गई? कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में, जहां कुछ मिलिट्री ट्रक्स एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। अमेरिकन सोल्जर्स की एक बड़ी टुकड़ी भारी सिक्योरिटी के साथ एक सीक्रेट कंटेनर को शहर से कहीं दूर ले जा रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उन सोल्जर्स को खुद अंदाजा नहीं था कि आखिर उस लोहे के कंटेनर में बंद क्या है। कोई सोच रहा था कि इसमें एलियंस होंगे, तो किसी को लग रहा था कि शायद कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन उन्हें बस एक ही ऑर्डर मिला था, जितनी जल्दी हो सके इसे शहर की पहुंच से दूर ले जाओ। इसी दौरान उसी सड़क पर हमें एक कपल दिखाई देता है, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। दोनों अपनी ही धुन में मगन थे और इंटीमेट हो रहे थे, जिस वजह से उनका ध्यान कार से हट गया और अचानक उनका बैलेंस बिगड़ गया। अगले ही पल उनकी गाड़ी सीधे मिलिट्री ट्रक से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें आसमान छूने लगीं। टक्कर इतनी जोर की थी कि ट्रक के पीछे रखा वो सीक्रेट कंटेनर उछलकर दूर जा गिरा और उसका भारी दरवाजा खुल गया। अफरा तफरी के बीच सोल्जर्स ने तुरंत अपने सीनियर्स को रेडियो पर रिपोर्ट किया, लेकिन वहां से जो आदेश मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। कमांड सेंटर से साफ कहा गया, जो जिंदा हैं उन्हें लो और वहां से फौरन निकलो, घायलों को वहीं मरने के लिए छोड़ दो। अभी सोल्जर्स इस अजीब हुक्म को समझ ही रहे थे कि तभी कंटेनर के अंधेरे से कुछ बाहर निकला। उसे देखते ही सबके होश उड़ गए। वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और जिंदा ज़ॉम्बी था। ये ज़ॉम्बी आम फिल्मों जैसा सुस्त नहीं, बल्कि गजब का फुर्तीला और ताकतवर था। बाहर निकलते ही उसने बिना एक पल गवाए सैनिकों पर धावा बोल दिया। कुछ सोल्जर्स ने हिम्मत जुटाकर गोलियां भी चलाईं, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। देखते ही देखते उसने वहां मौजूद लगभग हर सैनिक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। नजारा बेहद खौफनाक हो चुका था। तभी दो सोल्जर्स अपनी जान बचाकर वहां से भागे और काफी दूर निकल गए। उन्हें लगा कि शायद वो उस बला से बच निकले हैं और वो चीज अब उन तक नहीं पहुंच पाएगी, पर उनकी ये गलतफहमी कुछ ही सेकंड्स की थी। अचानक वही ज़ॉम्बी उनके सामने आ धमका और पलक झपकते ही उन्हें भी खत्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही पलों बाद वो दोनों मरे हुए सोल्जर्स फिर से अपने पैरों पर खड़े होने लगे। उनकी आंखें बदल चुकी थीं। अब वे भी ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुके थे। अब ये तीनों ज़ॉम्बी एक साथ खड़े थे, पर इनमें एक बात बहुत अलग थी। ये सिर्फ हिंसक ही नहीं, बल्कि काफी समझदार भी थे। तीनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। उनका अगला ठिकाना था लस वेगस। उनका मकसद साफ था, वहां के लाखों लोगों को संक्रमित करना और अपनी एक विशाल ज़ॉम्बी आर्मी तैयार करना। इसके बाद वे शहर में दाखिल हुए और तबाही का वो मंजर शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि देखते ही देखते पूरा लस वेगस ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में आ गया। हालात धीरे धीरे काबू से बाहर होने लगे और देखते ही देखते पूरे शहर को बाकी दुनिया से अलग कर दिया गया। सरकार ने वायरस को रोकने के लिए शहर पर बम बरसाए और भारी हथियारों के साथ सोल्जर्स की एक बड़ी फौज तैनात कर दी। लेकिन बदकिस्मती से जो भी उस शहर के अंदर कदम रखता, वो फौरन इस वायरस का शिकार हो जाता। सरकार की हर तरकीब, हर कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। आखिरकार थक हार कर पूरे लस वेगस को सील करने का फैसला लिया गया। अब शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गईं। न कोई अंदर जा सकता था और न ही किसी को बाहर आने की इजाजत थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां पैसा होता है वहां लोग अपनी जान जोखिम में डालने से पीछे नहीं हटते। इतनी पाबंदियों के बावजूद कुछ लालची लोग चोरी छिपे और गैर कानूनी रास्तों से शहर के अंदर घुसने की कोशिश करते रहे। असल में लास वेगस को पैसों का शहर कहा जाता था, और जब वायरस फैला तो लोग अपने घरों और तिजोरियों में करोड़ों रुपए छोड़कर जान बचाकर भागे थे। पूरे शहर में अब भी इतना पैसा दबा हुआ था कि अगर कोई उसे निकाल ले तो उसकी कई पुश्तें ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती थीं। कसीनो के बड़े बड़े वॉल्ट्स अब भी नोटों से भरे पड़े थे, बस वहां तक पहुंचने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है स्कॉट से। स्कॉट कभी मिलिट्री का एक जांबाज सोल्जर हुआ करता था और वेगास की जंग में उसका बड़ा हाथ था। लेकिन आज हालात बदल चुके थे। वो मिलिट्री छोड़ चुका था और एक मामूली सी दुकान पर शेफ की नौकरी कर रहा था। एक दिन स्कॉट हमेशा की तरह अपना काम निपटा रहा था, तभी वहां मिस्टर तनाका नाम का एक शख्स उससे मिलने पहुंचा। तनाका शहर का कोई मामूली आदमी नहीं था। वो काफी रसूखदार था,
और उसका स्कॉट जैसे मामूली शेफ से मिलना वाकई हैरान कर देने वाली बात थी। बातों बातों में तनाका ने बताया कि सरकार पहले ही पूरे इलाके में लॉकडाउन लगा चुकी है और जिन जगहों पर ज़ॉम्बीज का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया है वहां अब सीधे परमाणु बम गिराने की तैयारी चल रही है। मिस्टर तनाका ने अपनी असली बात सामने रखी। उसने स्कॉट को बताया कि वो वेगास के एक बहुत बड़े कसीनो का मालिक है। उस कसीनो के नीचे बने एक सुरक्षित वॉल्ट में उसके $200 मिलियन रखे हुए हैं। सरकार का प्लान था कि बम गिराने से पहले कुछ जरूरी सामान वहां से निकाला जाए और तनाका इसी मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो मौत के उस शहर में घुसकर उसके पैसे वापस ला सके। इतनी बड़ी रकम को सरकारी मदद से बाहर निकालना मुमकिन नहीं था, इसीलिए तनाका को एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो बहादुर होने के साथ साथ भरोसेमंद भी हो। उसने सीधे स्कॉट की आंखों में देखा और एक बड़ा ऑफर सामने रख दिया। उसने कहा कि अगर स्कॉट उसके कसीनो के वॉल्ट से वो पैसे निकाल लाता है तो बदले में उसे पूरे $50 मिलियन दिए जाएंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर एक पल के लिए स्कॉट को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। शुरुआत में स्कॉट ने इस मिशन में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसे अपनी जान जोखिम में डालना ठीक नहीं लगा। तनाका भी उसे जबरदस्ती मजबूर नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि लालच और जरूरत इंसान से सब करवा लेती है। उसने चुपचाप एक मैप मेज पर रखा और वहां से बिना कुछ कहे चला गया। अब पूरा फैसला स्कॉट के हाथ में था कि उसे यह खतरनाक रास्ता चुनना है या अपनी वही पुरानी साधारण जिंदगी। अगले ही पल कहानी हमें एक क्वारंटीन कैंप की तरफ ले जाती है। ये वो जगह थी जहां वेगास से बचाकर लाए गए लोगों को रखा जाता था। भीड़ और अफरा तफरी के बीच हमें स्कॉट की बेटी केट दिखाई देती है जो वहां लोगों की मदद करने में जुटी थी। वहीं पर गीता नाम की एक औरत थी जो केट की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। बातों बातों में गीता ने केट को बताया कि वो कल किसी भी कीमत पर क्वारंटीन जोन के अंदर जाना चाहती है। केट ने जैसे ही ये सुना उसने गीता को साफ मना कर दिया। उसे पता था कि उस दीवार के पार मौत का तांडव चल रहा है और वहां जाना खुदकुशी जैसा है, लेकिन गीता की अपनी मजबूरी थी। उसने केट को समझाया कि वो बस थोड़ी देर के लिए अंदर जाएगी और वहां से कुछ पैसे लेकर फौरन वापस लौट आएगी। उसने सुना था कि कई लोग चोरी छिपे अंदर गए और ढेर सारा पैसा लेकर सही सलामत वापस भी आ गए। गीता को लगा कि उसकी किस्मत भी उसका साथ देगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वो किस खतरे को दावत दे रही है। गीता का मानना था कि अगर बाकी लोग अंदर जाकर पैसे ला सकते हैं तो वो भी ये कर दिखाएगी, पर केट उसे टोकते हुए समझाती है कि ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें और अफवाहें हैं। सच तो ये था कि आज तक उस मौत के शहर से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। दोनों अभी बात कर ही रही थीं कि तभी वहां वार्ड नाम का एक गार्ड आ धमका। केट को गुस्से में देखकर उसे शक हुआ कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं हो गई। उसने तुरंत अपनी टेम्परेचर गन निकाली और दोनों के माथे पर लगा दी। नियम साफ था, अगर शरीर का तापमान तय लिमिट से कम निकला तो मतलब सामने वाला ज़ॉम्बी बनने वाला है। किस्मत अच्छी थी कि दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल निकला, लेकिन इसी दौरान वार्ड अपनी हदें पार करने लगा और केट के साथ बदतमीजी पर उतर आया। उसने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की, पर केट ने फौरन उसका हाथ झटक दिया और उसे दूर रहने की सख्त वार्निंग दी। वार्ड तो वहां से बड़बड़ाता हुआ चला गया, लेकिन गीता अंदर से सहम गई। उसने केट से कहा कि ठीक है, वो अंदर नहीं जाएगी, पर उसे अपने बच्चों को सुरक्षित जगह भेजने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ स्कॉट की नींद एक भयानक सपने की वजह से अचानक खुल गई। हर रात उसे वही मंजर याद आता जब उसने अपनी ही आंखों के सामने अपनी संक्रमित पत्नी को खत्म किया था। ये सब उसकी बेटी ने अपनी आंखों से देख लिया था और तभी से वो अपने पिता से नफरत करने लगी थी। अतीत के बोझ और पैसों की तंगी ने स्कॉट को मजबूर कर दिया। उसने फैसला किया कि वो तनाका का ये मिशन जरूर पूरा करेगा, पर इतने बड़े काम के लिए उसे एक तगड़ी टीम चाहिए थी। उसने तुरंत मिस्टर तनाका को फोन घुमाया। तनाका ने उसे साफ हिदायत दी, टीम में एक ऐसा बंदा चाहिए जो दुनिया की सबसे मुश्किल तिजोरी तोड़ सके और एक ऐसा पायलट जो काम खत्म होते ही सबको वहां से उड़ा ले जाए। स्कॉट ने अपनी तलाश शुरू की और सबसे पहले अपनी पुरानी दोस्त मरिया के पास पहुंचा। मरिया अब मिलिट्री छोड़ चुकी थी और एक छोटी सी कार रिपेयर शॉप चलाती थी। स्कॉट ने उसे पूरे प्लान और 50 मिलियन के ऑफर के बारे में बताया। उसने मरिया से बस एक ही बात कही, पूरी जिंदगी हमने दूसरों की जान बचाई, पर हमें बदले में क्या मिला? इस बार मौका खुद के लिए कुछ करने का है। स्कॉट ने मरिया को समझाया कि ये कोई मामूली काम नहीं है, इसमें पूरे $50 मिलियन मिलने वाले हैं। ये वो रकम थी जो उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। मरिया ने थोड़ा सोचा और फिर साथ चलने के लिए हामी भर दी, लेकिन टीम अभी अधूरी थी। उन्हें एक और जांबाज की जरूरत थी। इसीलिए ये दोनों अपने पुराने दोस्त जेम्स के पास पहुंचे। जेम्स को ज़ॉम्बीज का सामना करने का अच्छा खासा तजुर्बा था और इस पूरे मिशन में वही एक ऐसा शख्स था जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता था। वहां बैठकर इन लोगों ने पैसों का बंटवारा भी तय कर लिया। तय हुआ कि तीनों 15-15 मिलियन डॉलर लेंगे और बाकी के 5 मिलियन टीम के दूसरे मेंबर्स में बांट दिए जाएंगे। इसके बाद बारी आई एक पायलट की, तो वे पहुंचे पीटर के पास। पीटर की हालत उस वक्त कुछ ठीक नहीं थी। उसे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि उसने काम सुने बिना ही फौरन हाँ कर दी। इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे कुछ और लोगों को भी साथ जोड़ लिया जो हथियार चलाने में माहिर थे और ज़ॉम्बीज के बीच रास्ता बनाना जानते थे। तब सबसे आखिर में बारी आई एक शातिर चोर की जिसका नाम जैक था। जैक तिजोरियों का उस्ताद था और उसे लॉक सिस्टम की गहरी समझ थी।
जैसे ही जैक को पता चला कि उसे लास वेगस के उस मशहूर कसीनो की तिजोरी खोलनी है, उसकी आंखों में चमक आ गई। दरअसल उस तिजोरी को खोलना जैक के बचपन का सपना था। वो तिजोरी किस्मत से नहीं बल्कि सिर्फ हुनर से खुलती थी और जैक को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। मिशन तय होते ही सबने अपने पुराने हथियार बाहर निकाल लिए क्योंकि अब जंग का वक्त आ चुका था। पूरी टीम एक पुराने गराज में इकट्ठा हुई जहां मिस्टर तनाका पहले से मौजूद था। उसने नक्शे पर उंगली घुमाते हुए अंदर घुसने से लेकर सुरक्षित बाहर निकलने तक का पूरा मास्टर प्लान समझाया। प्लान बिल्कुल सीधा था। अपना रास्ता साफ करते हुए अंदर घुसना है, तिजोरी तोड़कर सारा कैश बैग्स में भरना है और फिर छत पर खड़े हेलीकॉप्टर से पलक झपकते ही गायब हो जाना है। ये पूरा काम उन्हें अगले 32 घंटों के भीतर निपटाना था क्योंकि उसके बाद वहां तबाही मचने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी टीम के एक मेंबर को जैसे ही पता चला कि उन्हें क्वारंटीन जोन के अंदर जाना है, उसके हाथ पांव फूल गए। उसे ज़ॉम्बीज़ का इतना खौफ था कि उसने कोई भी रिस्क लेने से साफ मना कर दिया। वो अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने टीम का साथ छोड़ दिया और वहां से चुपचाप निकल गया। बाकी लोग अब भी वहां खड़े थे। उन्हें पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब मिशन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन एक बड़ी मुसीबत अभी बाकी थी, क्वारंटीन जोन के अंदर घुसना। जोन के चारों तरफ मिलिट्री का सख्त पहरा था और वे किसी भी आम इंसान को अंदर कदम तक नहीं रखने देते। ऐसे में स्कॉट को अपनी बेटी केट की याद आई। केट वहीं कैंप में काम करती थी और वहीं उन्हें चुपचाप अंदर भेजने में मदद कर सकती थी, लेकिन उसे मनाना स्कॉट के लिए किसी पहाड़ को हिलाने जैसा था। केट आज भी अपने पिता से नफरत करती थी क्योंकि उसने अपनी आंखों से स्कॉट को अपनी मां की जान लेते देखा था। स्कॉट ने केट के पास जाकर उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने बताया कि वो ये सब सिर्फ उसके भविष्य के लिए कर रहा है। स्कॉट ने उसे $15 मिलियन का हिस्सा देने का वादा किया ताकि वो उन पैसों से कैंप के बेसहारा लोगों की मदद कर सके। काफी नानुकर के बाद आखिर में केट उनकी मदद के लिए मान गई। उसी रात केट की दोस्त गीता 2 और लड़कियों को लेकर लिली नाम की एक महिला के पास पहुंची। लिली वो औरत थी जो किसी को भी वेगास के अंदर पहुंचाने का दम रखती थी। गीता ने उससे गुहार लगाई कि उसे बस एक बार शहर के अंदर भेज दिया जाए। दूसरी तरफ मिशन की ट्रेनिंग जोरों पर थी। जेम्स टीम के सबसे कमजोर मेंबर जैक को गन चलाना सिखाने लगा। जैक ही पूरी टीम में अकेला ऐसा था जिसने आज तक किसी ज़ॉम्बी को मरते हुए नहीं देखा था। जेम्स नहीं चाहता था कि मिशन के वक्त जैक उन सब पर बोझ बने। इसी दौरान टीम में एक और आदमी की एंट्री हुई जिसका नाम मार्टिन था। इसे खुद मिस्टर तनाका ने भेजा था ताकि वो टीम की हर हरकत पर नजर रख सके। टीम का कोई भी सदस्य मार्टिन को पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि सबको लग रहा था कि वो सिर्फ एक जासूस है और उनके किसी काम का नहीं। अगली सुबह केट पूरी टीम को लेकर लिली से मिलने पहुंची। लिली को लोग पासपोर्ट के नाम से भी जानते थे क्योंकि पैसे लेकर बॉर्डर पार कराना उसका पुराना काम था। केट का काम उन्हें लिली तक पहुंचाना था, जिसके बाद वो वहां से वापस जाने ही वाली थी, लेकिन तभी केट के कदम रुक गए। उसने देखा कि गीता के बच्चे कोने में बैठकर बुरी तरह रो रहे थे। उन्हें रोता देख केट का दिल बैठ गया और उसे एहसास हुआ कि गीता उसे बिना बताए ही वेगास की उस खौफनाक दुनिया के अंदर जा चुकी है। अब केट के सामने एक ही रास्ता बचा था, अपने पिता की टीम के साथ उस मौत के शहर में कदम रखना। केट को जैसे ही पता चला कि लिली ने गीता को दीवार के उस पार भेज दिया है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे लिली के चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ दिया। केट चीखते हुए पूछने लगी कि आखिर उसने गीता को मौत के मुंह में क्यों धकेला। हालांकि इसमें लिली की भी पूरी गलती नहीं थी। उसे अंदाजा नहीं था कि गीता के 2 छोटे बच्चे हैं और गीता ने भी अंदर जाने की जिद में ये बात उससे छिपाई थी। लिली ने साफ कहा कि अगर उसे बच्चों के बारे में पता होता तो वो उसे कभी अंदर नहीं भेजती। स्कॉट ने अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश की। उसने वादा किया कि अगर गीता उन्हें वेगास के अंदर कहीं भी मिली तो वे उसे सही सलामत वापस लेकर आएंगे। लेकिन केट बेवकूफ नहीं थी। वो जानती थी कि ये पूरी टीम सिर्फ पैसों के पीछे भाग रही है। उसे यकीन था कि एक बार अंदर पहुंचने के बाद कोई भी गीता को ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए उसने जिद पकड़ ली कि वो भी इस टीम के साथ अंदर जाएगी। स्कॉट ने उसे रोकने के लिए लाख समझाया क्योंकि अंदर खतरा उम्मीद से कहीं ज्यादा था, पर केट टस से मस नहीं हुई। उसने 2 टूक कह दिया कि अगर उसे साथ नहीं ले जाया गया तो वो अकेले ही पीछे से अंदर आ जाएगी। स्कॉट समझ गया कि अगर केट अकेले आई तो खतरा और बढ़ जाएगा। हार मानकर उसे भारी मन से केट को भी टीम का हिस्सा बनाना पड़ा। इसी बीच लिली ने भी अपनी कमर कस ली और टीम को रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो गई। तभी लिली की नजर दूर से आते हुए उस बदतमीज गार्ड वार्ड पर पड़ी। उसने स्कॉट को सलाह दी कि उन्हें एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी। स्कॉट ने मना कर दिया, उसे और भीड़ नहीं चाहिए थी, पर लिली ने जोर देते हुए कहा कि अंदर उसकी जरूरत पड़ सकती है। लिली ने वार्ड को पास बुलाकर एक ऑफर दिया, क्या हमारे साथ एक काम करोगे? बदले में $2000 मिलेंगे। इतने पैसों का नाम सुनते ही वार्ड की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत हाँ कर दी और बोला कि इतने पैसों के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। अब सबकी तैयारी पूरी थी। पूरी टीम एक गुप्त दरवाजे से होते हुए खौफनाक क्वारंटीन जोन के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उन्होंने शहर में पहला कदम रखा, सामने का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे।
सड़कों पर बिछी लाशों को देखकर जैक बुरी तरह घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। तभी लिली ने सबको थोड़ा करीब बुलाया और एक अजीब बात बताई। उसने उन लाशों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये लोग ज़ॉम्बी बनने के बाद सूरज की तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाए। तेज धूप की वजह से ये सब यहीं ढेर हो गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि खतरा टल चुका था। लिली ने एक बहुत ही डरावनी बात बताई। उसने कहा कि ये जो लाशें बिछी हुई हैं, ये पूरी तरह मरी नहीं है। जैसे ही बारिश होगी और पानी की बूंदें इन पर गिरेंगी, ये सब के सब फिर से जिंदा हो जाएंगे। अब पूरी टीम को समझ आ चुका था कि ये शहर उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही सन्नाटे के बीच किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लिली ने तुरंत सबको रुकने और छुपने का इशारा किया। उनके ठीक सामने से एक ज़ॉम्बी टाइगर गुजरा, जो उस पूरे इलाके का पहरा दे रहा था। गनीमत यह थी कि वायरस की वजह से उस टाइगर के सूंघने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वो टीम के बिल्कुल पास से निकल गया, लेकिन उन्हें महसूस नहीं कर पाया। सबने चैन की सांस ली और टाइगर के ओझल होते ही आगे बढ़ने लगे। तभी लिली धीरे से गार्ड वार्ड के पास गई और उससे उसकी गन मांगी। वार्ड ने जैसे ही गन उसे थमाई, अगले ही पल लिली ने बिना सोचे समझे उसके पैर में गोली मार दी। गोली की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। टीम के बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। सबने चिल्लाकर पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब लिली ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया कि आगे का रास्ता साफ करने के लिए हमें उनसे डील करनी पड़ेगी, और ये घायल गार्ड उनके लिए एक तोहफा है जिससे वे खुश हो जाएंगे। लिली ने समझाया कि अगर हम उन ज़ॉम्बीज के कायदे कानून मानकर चलें तो वे हमें छुएंगे तक नहीं। जल्द ही सबको समझ आने वाला था कि लिली किन खतरनाक ज़ॉम्बीज की बात कर रही थी। गोली का धमाका सुनकर वहां 2 ज़ॉम्बीज आए, लेकिन ये आम ज़ॉम्बीज की तरह पागलों की तरह झपटने वाले नहीं थे। उन्होंने पूरी टीम को गौर से देखा, पर किसी को हाथ नहीं लगाया। वे बस तड़पते हुए वार्ड को घसीटते हुए अपने साथ ले गए, जैसे अपनी एंट्री फीस वसूल रहे हों। सबने घबराकर पूछा कि वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं। लिली ने बस इतना कहा कि उसे नहीं पता, बस इतना जानती है कि जो भी उस सामने वाली बिल्डिंग के अंदर जाता है वो लौटकर उनके जैसा ही बनकर बाहर आता है। तभी दूर एक ऊंची जगह पर एक और ज़ॉम्बी खड़ा उन्हें देख रहा था, लेकिन उसने भी हमला नहीं किया क्योंकि टीम अपनी कीमत चुका चुकी थी। वे सब अब एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए, जहां का नजारा देखकर जैक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अंदर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज खड़े खड़े सो रहे थे। लिली ने फुसफुसाते हुए सबको वार्निंग दी कि कोई भी अपनी टॉर्च की लाइट इनके चेहरों पर नहीं डालेगा। अगर ये जाग गए तो यहां से जिंदा निकलना नामुमकिन होगा। वे सब दबे पांव आगे बढ़ने लगे। रास्ता देखने के लिए उन्होंने जमीन पर हल्की रोशनी वाली फ्लोरोसेंट स्टिक्स फेंकनी शुरू की। इसी दौरान चैम्बर्स नाम की लड़की, जिसे मार्टिन पर जरा भी भरोसा नहीं था, उसे आगे चलने के लिए कहने लगी। मार्टिन को यह बात चुभ गई और उसे गुस्सा आ गया। उसने चुपचाप एक चाल चली और जानबूझकर चैम्बर्स को गलत रास्ते की तरफ ले जाने लगा। मार्टिन की उस चालाकी की वजह से चैम्बर्स रास्ता भटक गई और अंधेरे में कहीं खो गई। वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी पास ही सो रहा एक ज़ॉम्बी अचानक जाग गया। चैम्बर्स ने फौरन उसे मौत के घाट उतार दिया, पर बदकिस्मती से उस शोर ने दूसरे ज़ॉम्बी को भी जगा दिया। देखते ही देखते पूरा कमरा ज़ॉम्बीज की चीखों से गूंज उठा और एक एक करके हजारों की तादाद में वो सब जागने लगे। टीम के बाकी लोग चैम्बर्स की मदद के लिए दौड़ने ही वाले थे कि तभी ज़ॉम्बीज की एक फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अब अपनी जान बचाना ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। चैम्बर्स हार मानने वालों में से नहीं थी। वो पागलों की तरह ज़ॉम्बीज को मारते हुए बाहर निकलने का रास्ता बना रही थी, लेकिन तभी मार्टिन ने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया और चैम्बर्स को मौत के मुंह में अकेला छोड़ दिया। टीम में माइकी नाम का एक लड़का था जिसे चैम्बर्स की फिक्र होने लगी। उसने मार्टिन की आंखों में देखकर पूछा कि आखिर चैम्बर्स कहाँ रह गई, क्योंकि उसने उसे मार्टिन के ठीक पीछे आते देखा था। मार्टिन के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस खामोश खड़ा रहा। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और चैम्बर्स खिड़की का कांच तोड़कर सीधे उनके सामने आ गिरी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भूखे ज़ॉम्बीज शिकारी कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। चैम्बर्स अब संक्रमित हो चुकी थी। माइकी का दिल भर आया, पर वो जानता था कि अब वो उसकी दोस्त नहीं रही। न चाहते हुए भी उसे भारी मन से चैम्बर्स पर गोली चलानी पड़ी। इस दर्दनाक हादसे के बाद बची हुई टीम उस कसीनो की बिल्डिंग तक पहुंची जहां वो करोड़ों की तिजोरी रखी थी। किस्मत से यहां ज़ॉम्बीज की तादाद काफी कम थी, जिन्हें टीम ने आसानी से ठिकाने लगा दिया। सन्नाटा पसरा था। तभी केट की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब यकीन होने लगा था कि शायद गीता अब इस दुनिया में नहीं रही होगी। लिली ने केट के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिम्मत बंधाई। उसने कहा कि इतनी जल्दी हार मानना ठीक नहीं। इसी बीच कसीनो के अंदर उन्हें कई ब्लूप्रिंट्स और पुराने नक्शे मिले। उन्हें देखकर यह साफ हो गया कि स्कॉट की टीम से पहले भी कई लोग यहां अपनी किस्मत आजमाने आए थे, लेकिन फर्क बस इतना था कि उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सका। अब वक्त हाथ से निकला जा रहा था, इसलिए स्कॉट ने बिना देर किए पूरी टीम को अलग अलग कामों में बांट दिया। मार्टिन और लिली को बाहर पहरा देने के लिए भेजा गया ताकि कोई खतरा पास ना आए। उधर पीटर सीधे हेलीपैड की तरफ भागी, क्योंकि उसे किसी भी तरह उस पुराने हेलीकॉप्टर को चालू करना था। वहीं जैक अपनी जान की बाजी लगाकर उस विशाल वॉल्ट की ओर बढ़ने लगा। तभी बाहर मार्टिन ने लिली के सामने एक बड़ी डील रखी।
उसने वादा किया कि अगर लिली उसे ज़ॉम्बी क्वीन का ब्लड सैंपल दिलाने में मदद करेगी तो वो कैंप के उन मासूम लोगों को किसी सुरक्षित जगह पहुंचा देगा। लिली अपनों की खातिर इस खतरनाक सौदे के लिए मान गई। अगले ही पल उन्होंने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। ये क्वीन को बाहर बुलाने का एक इशारा था। इधर स्कॉट ने कसीनो का मेन जनरेटर स्टार्ट किया और देखते ही देखते अंधेरे में डूबे उस कसीनो में फिर से लाइट्स जगमगा उठी। इसी दौरान जेम्स और जैक रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज को धूल चटाते हुए आखिरकार उस मुख्य वॉल्ट तक पहुंच ही गए। सामने उस तिजोरी को देखकर जैक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो उसका कोई बरसों पुराना सपना सच हो गया हो। लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंचने से पहले रास्ते में कई जानलेवा ट्रिगर पॉइंट्स लगे हुए थे। अगर गलती से भी किसी का पैर उन पर पड़ जाता तो अगले ही पल शरीर के चिथड़े उड़ जाते। वहां जमीन पर कई लोगों की लाशें पड़ी थीं, जिन्होंने पहले तिजोरी खोलने की कोशिश की थी लेकिन मारे गए। उन लाशों की हालत देखकर टीम के बाकी लोगों की रूह कांप गई और किसी की भी आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी जेम्स के दिमाग में एक आइडिया आया। उसे पता था कि ये ट्रिगर पॉइंट सिर्फ एक ही बार काम करते हैं, यानी अगर एक बार धमाका हो गया तो रास्ता साफ हो जाएगा। अपनी जान जोखिम में डालते हुए जेम्स वापस नीचे गया और एक मरे हुए ज़ॉम्बी को घसीटते हुए ऊपर ले आया और उसे उन ट्रिगर पॉइंट्स की तरफ धकेलने लगा। लेकिन वो ज़ॉम्बी टस से मस नहीं हुआ। उसे शायद खतरे का अंदाजा हो गया था। जब वो आगे नहीं बढ़ा तो माइकी ने बिना वक्त बर्बाद किए उसे वहीं ढेर कर दिया। जेम्स हार मानने वाला नहीं था। वो फौरन दूसरा ज़ॉम्बी लेकर आया। इस बार उन्होंने थोड़ी चालाकी दिखाई और ज़ॉम्बी को मांस के टुकड़े का लालच देकर आगे की ओर ललचाया। जैसे ही ज़ॉम्बी का पैर उन खतरनाक पॉइंट्स पर पड़ा, दीवार से तीरों की जोरदार बारिश होने लगी। एक एक करके सारे सेफ्टी ट्रैप्स एक्टिवेट हो गए और रास्ता साफ होने लगा। अब जैक के लिए तिजोरी तक पहुंचने का रास्ता लगभग पूरी तरह सुरक्षित हो चुका था। उधर बाहर की तरफ मार्टिन ने देखा कि उसकी बिछाई गई जाल में ज़ॉम्बी क्वीन फंस चुकी है। क्वीन धीरे धीरे उनके करीब आई, लेकिन जब उसने देखा कि वहां उसके लिए कोई शिकार या तोहफा नहीं रखा है तो वो बुरी तरह बिफर गई। इससे पहले कि वो हमला करती, मार्टिन ने फुर्ती दिखाकर उसे दबोच लिया। तभी अचानक अंधेरे से एक दूसरा ज़ॉम्बी निकला और मार्टिन पर झपट पड़ा। वो ज़ॉम्बी मार्टिन को काटने ही वाला था कि तभी लिली की गोली ने उसका सिर उड़ा दिया। लिली ने मार्टिन की जान तो बचा ली, लेकिन अगले ही पल मार्टिन ने जो किया उसने लिली की रूह कंपा दी। उसने एक तेज तार निकाला और क्वीन की गर्दन काटने लगा। लिली चिल्ला उठी, ये क्या पागलपन है? तुम्हें तो बस थोड़ा सा खून चाहिए था। पर मार्टिन पर तो अपने बॉस को खुश करने का भूत सवार था। वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी बीच हमें गीता दिखाई देती है, जो अल्फा ज़ॉम्बी के चंगुल में फंसी हुई थी। अल्फा ज़ॉम्बी गीता को संक्रमित करने ही वाला था कि तभी हवा में क्वीन की दर्दनाक चीख गूंजी। अपनी साथी की आवाज सुनकर अल्फा का ध्यान भटक गया। वो गीता को वहीं छोड़कर पागलपन की हद तक क्वीन को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ा। दूसरी तरफ कसीनो के अंदर स्कॉट की नजर न्यूज पर पड़ी। खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकार ने भारी दबाव के चलते शहर पर न्यूक्लियर बम गिराने का वक्त 24 घंटे पहले कर दिया था। इसका मतलब था कि अब उनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। पीटर जिस पुराने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, उसने अचानक आग पकड़ ली। पीटर ने बड़ी मुश्किल से आग को बुझाया, लेकिन अब वो खटारा हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ान भरेगा या नहीं, ये किसी को नहीं पता था। ऊपर कसीनो में स्कॉट बदहवास होकर जैक के पास पहुंचा। उसने चिल्लाकर पूछा कि तिजोरी खुलने में और कितना वक्त लगेगा। जैक, जो पूरे ध्यान से लॉक के साथ माथापच्ची कर रहा था, स्कॉट की आवाज सुनकर हड़बड़ा गया और बुरी तरह परेशान होने लगा। वक्त हाथ से निकला जा रहा था और मौत उनके सिर पर मंडरा रही थी। जैक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए स्कॉट को खरी खोटी सुना दी। उसने साफ कह दिया, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये दुनिया के सबसे मुश्किल लॉक्स में से एक है। उसने चेतावनी दी कि अगर दोबारा उसका ध्यान भटकाया गया तो ये वॉल्ट कभी नहीं खुलेगा। जैक को इतना सीरियस देखकर स्कॉट भी एक कदम पीछे हट गया। उसने जैक को शांति से अपना काम करने दिया। टीम ने उसे ये नहीं बताया कि शहर पर परमाणु बम गिरने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं, क्योंकि वे जानते थे कि अगर जैक घबरा गया तो सब वहीं मारे जाएंगे। उधर अल्फा ज़ॉम्बी भागते हुए क्वीन के पास पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। जमीन पर क्वीन की बिना सिर वाली लाश पड़ी थी। ये देखकर अल्फा ज़ॉम्बी के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसकी दहाड़ से पूरा इलाका कांप उठा। वो क्वीन की लाश को अपनी पूरी सेना के सामने ले आया। उसने जैसे ही क्वीन का पेट चीरा, अंदर से एक छोटा सा ज़ॉम्बी बच्चा बाहर निकला, लेकिन वो मर चुका था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर अल्फा की आंखों में खून उतर आया। अब ये सिर्फ भूख की लड़ाई नहीं थी, ये बदला था। अल्फा ने अपनी विशाल सेना को तैयार किया और इंसानों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हजारों ज़ॉम्बीज एक साथ शहर की सड़कों पर निकल पड़े। दूसरी तरफ स्कॉट और उसकी टीम को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। वे तो बस जल्द से जल्द पैसों को समेटकर वहां से भागने की फिराक में थे। तिजोरी के अंदर उन्हें नोटों की वो गड्डियां मिलीं, जिन्हें देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्कॉट ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी।
वे सब पागलों की तरह पैसों को बैग्स में भरने लगे, ये भूलकर कि बाहर एक पूरी फौज उनका शिकार करने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन उस वॉल्ट की तिजोरी में जो असली खजाना छिपा था, उसके सामने ये चंद नोट कुछ भी नहीं थे। काफी देर की माथापच्ची और पसीने बहाने के बाद जैक ने आखिरकार वो नामुमकिन सा लगने वाला लॉक खोल दिया। जैसे ही भारी भरकम दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर नोटों का पहाड़ लगा था। पूरी टीम पागलों की तरह पैसों को बैग्स में भरने लगी और बिना वक्त गवाए उन्हें हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने लगी। देखते ही देखते वो विशाल वॉल्ट खाली होने लगा। लेकिन इसी आपाधापी के बीच स्कॉट का ध्यान गया कि उसकी बेटी केट वहां मौजूद नहीं है। स्कॉट ने उसे हर तरफ आवाजें दी, कोना कोना छान मारा, पर केट का कहीं पता नहीं चला। दरअसल केट सबकी नजरों से बचकर अकेले ही उस खौफनाक बिल्डिंग की तरफ निकल गई थी जहां गीता को कैद किया गया था। उसे अपनी सहेली को ढूंढने का जुनून सवार था। उसी वक्त बाहर मैदान में अल्फा ज़ॉम्बी अपनी पूरी फौज के साथ कसीनो की तरफ बढ़ने लगा। मंजर ऐसा था जैसे कोई काली घटा शहर को निगलने आ रही हो। जैसे ही बिल्डिंग का निचला हिस्सा खाली हुआ, केट चुपके से उसके अंदर दाखिल हो गई। खतरा अब उनके सिर पर आ चुका था। स्कॉट अभी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी लिफ्ट का दरवाजा एक झटके से खुला। सामने साक्षात मौत खड़ी थी। ज़ॉम्बीज की सेना ने पलक झपकते ही मरिया को दबोच लिया और बेरहमी से उसकी गर्दन तोड़कर उसे ढेर कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि स्कॉट को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जैक और जेम्स ने देखा कि सैकड़ों ज़ॉम्बीज शिकारी कुत्तों की तरह उनकी तरफ लपक रहे हैं। दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और पीछे हटते हुए वापस उसी वॉल्ट की तरफ भागे, क्योंकि छुपने के लिए उससे सुरक्षित जगह और कोई नहीं थी। दूसरी तरफ लिली और मार्टिन छत की ओर भाग रहे थे। तभी मार्टिन ने अपनी असलियत दिखाई और ऊपर पहुंचते ही दरवाजा बंद कर दिया। उसे वो मिल चुका था जिसके लिए वो यहां आया था। उसने हंसते हुए कहा कि तनाका को उन करोड़ों रुपयों से कोई मतलब नहीं है। इस बैग में जो क्वीन का सिर है वो उन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। इधर अल्फा ज़ॉम्बी वॉल्ट के अंदर तक जा पहुंचा, जहां जैक और जेम्स उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अल्फा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, लेकिन उसके सिर पर लोहे का मजबूत हेलमेट था। गोलियां उससे टकराकर हवा में उड़ रही थीं और अल्फा को खरोंच तक नहीं आई। जेम्स निडर होकर अल्फा से भिड़ गया, लेकिन अल्फा की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाया। अल्फा ने उसे जमीन पर पटका और उसे काटकर संक्रमित करने ही वाला था कि तभी जैक बीच में कूद पड़ा। जैक ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने जेम्स को धक्का देकर वॉल्ट के सुरक्षित दरवाजे के अंदर धकेल दिया। जेम्स को बचाने के चक्कर में जैक खुद बाहर ही रहा गया और उसने अपनी जिंदगी की आखिरी कुर्बानी देते हुए वॉल्ट का भारी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दूसरी तरफ मार्टिन सबको धोखा देकर अपनी जीत का जश्न मना रहा था और वहां से भागने की फिराक में था। लेकिन तभी उसे अपने बैग में कुछ हलचल महसूस हुई। जैसे ही उसने बैग खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैग के अंदर क्वीन का सिर था ही नहीं। असल में लिली ने बड़ी चालाकी से ऐन वक्त पर बैग बदल दिए थे। मार्टिन अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि तभी अंधेरे से वही ज़ॉम्बी टाइगर बाहर निकल आया। टाइगर ने एक जोरदार दहाड़ मारी और सीधा मार्टिन पर झपट पड़ा। उसने अपने नुकीले और खौफनाक जबड़ों से मार्टिन को दबोच लिया और उसे बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। अंत में टाइगर ने मार्टिन का सिर चबाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। इधर स्कॉट अपनी टीम के बचे हुए साथियों के साथ छत की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे ज़ॉम्बीज का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। उनसे लड़ते लड़ते सोल्जर्स की सारी गोलियां खत्म हो गईं और वे निहत्थे हो गए। इसी अफरा तफरी में ज़ॉम्बीज ने माइकी को घेर लिया और उसे बुरी तरह काट लिया। माइकी समझ गया कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने बहादुरी दिखाते हुए अपनी जैकेट में लगे सारे ग्रेनेड्स की पिन खींच ली। अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। उस ब्लास्ट ने माइकी के साथ साथ दर्जनों ज़ॉम्बीज के चीथड़े उड़ा दिए। इस बलिदान की वजह से स्कॉट और लिली को ऊपर पहुंचने का रास्ता मिल गया। छत पर पहुंचकर स्कॉट ने देखा कि पीटर अब भी हेलीकॉप्टर के इंजन से जूझ रही थी। स्कॉट ने चिल्लाकर उसे जल्दी करने को कहा, क्योंकि मौत उनके पीछे ही खड़ी थी। तभी वहां गुस्से से भरा अल्फा ज़ॉम्बी आधम का वो उन पर हमला करने ही वाला था कि लिली ने अपने बैग से क्वीन का कटा हुआ सिर निकाला और उस पर गन तान दी। उसने चिल्लाकर अल्फा को चेतावनी दी, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसका भेजा उड़ा दूंगी। अपनी क्वीन की यह हालत देख अल्फा ज़ॉम्बी वहीं ठिठक गया। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा साफ दिख रहा था। इसी बीच किस्मत ने साथ दिया और हेलीकॉप्टर का इंजन गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट हो गया। स्कॉट और बाकी लोग जैसे ही हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगे, अल्फा ज़ॉम्बी का धैर्य जवाब दे गया। जैसे ही लिली का ध्यान जरा सा भटका, अल्फा ने बिजली की फुर्ती से एक लोहे की रॉड लिली के शरीर के आर पार कर दी। मरने से पहले लिली ने अपना आखिरी दांव खेला और क्वीन का सिर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही वो सिर चकनाचूर हो गया। लिली की मौत के बाद अल्फा अब पूरी तरह पागल हो चुका था। वो अपनी फौज के साथ उसी बिल्डिंग की तरफ भागा जहां बाकी शिकार छिपे थे। इधर हेलीकॉप्टर में स्कॉट ने पीटर से कहा कि उसे नीचे उतार दे। वो अपनी बेटी केट को अकेले नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ केट ने अपनी जान पर खेलकर आखिरकार गीता को ढूंढ निकाला और उसे जंजीरों से आजाद कर लिया। लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वही गार्ड वार्ड, जो अब एक खौफनाक ज़ॉम्बी बन चुका था, उनके पीछे पड़ गया।
केट ने हिम्मत नहीं हारी और सही मौका देखकर वॉर्ड को हमेशा के लिए ढेर कर दिया। तभी वहां अल्फा ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ पहुंच गया। वो केट और गीता पर हमला करने ही वाला था कि एन वक्त पर स्कॉट वहां पहुंच गया। बाप और बेटी अब मौत के सबसे बड़े सौदागर के सामने आमने सामने खड़े थे। स्कॉट बिना एक पल गवाए अपनी बेटी केट और गीता को साथ लेकर वहां से भागने लगा। तीनों अपनी पूरी ताकत लगाकर छत की ओर दौड़ने लगे, जहां हेलीकॉप्टर उनका आखिरी सहारा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह उड़ान भर पाता, अल्फा ज़ॉम्बी एक ऊंची छलांग लगाकर उसके अंदर घुस गया। अब आसमान में उड़ते उस हेलीकॉप्टर के छोटे से केबिन में स्कॉट और अल्फा ज़ॉम्बी के बीच जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से टूट पड़े। इसी छीना झपट्टी में अल्फा ज़ॉम्बी ने स्कॉट के कंधे पर गहरा कट मार दिया। दर्द से कराहने के बावजूद स्कॉट ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, गन सीधे अल्फा के माथे पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। अल्फा ज़ॉम्बी का भेजा उड़ गया और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन राहत की सांस लेने का वक्त नहीं था। बमबारी शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। लड़ाई के दौरान पीटर को भी गोली लग चुकी थी। फिर भी वो जख्मी हालत में हेलीकॉप्टर को काबू करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने शहर की सीमा लांघी, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। सरकार ने न्यूक्लियर बम गिरा दिया था। देखते ही देखते पूरा लास वेगस आग और धुएं के गुबार में दफन हो गया। उस धमाके की शॉक वेव इतनी तगड़ी थी कि हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर आ गिरा। ये क्रैश इतना भयानक था कि पायलट पीटर और गीता ने वहीं दम तोड़ दिया। स्कॉट भी मलबे के नीचे दबा हुआ था और उसकी हालत बहुत नाजुक थी। खुशकिस्मती से केट को ज्यादा चोट नहीं आई थी। वो लड़खड़ाते हुए अपने पिता के पास पहुंची। केट की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रोते हुए अपने पिता का हाथ थाम लिया। उसे अपनी पुरानी नफरत पर पछतावा होने लगा। केट ने भारी मन से माफी मांगते हुए कहा कि वो हमेशा उन्हें गलत समझती रही, पर आज उसे एहसास हुआ कि मां को मारना उनकी मजबूरी थी, क्रूरता नहीं। स्कॉट ने टूटती हुई आवाज में उसे चुप कराया और अपनी जैकेट से पैसों का एक बंडल निकाला। उसने वो पैसे केट को देते हुए कहा कि ये अब उसके काम आएंगे, क्योंकि अब दुनिया में केट का ख्याल रखने वाला कोई नहीं बचा था। अचानक स्कॉट का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें बदलने लगीं। वो समझ गया कि ज़ॉम्बी का जहर उसके खून में फैल चुका है। उसने केट की तरफ देखा और आखिरी बार कहा, मुझे गोली मार दो केट, इससे पहले कि मैं कोई और बन जाऊं। केट का कलेजा मुंह को आ गया, पर वो जानती थी कि उसे वही करना होगा जो बरसों पहले उसके पिता ने उसकी मां के साथ किया था। एक ठंडी आह भरते हुए केट ने ट्रिगर दबा दिया। अपने पिता को खोने के गम में वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी दूर से रेस्क्यू टीम का हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आता दिखाई दिया। दूसरी तरफ लास वेगास अब सिर्फ राख का ढेर बन चुका था। सरकार को लगा कि उन्होंने वायरस खत्म कर दिया, पर वो गलत थे। कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। खंडहरों के बीच से जेम्स बाहर निकला। वो किसी तरह वॉल्ट से बचकर निकलने में कामयाब रहा था। जेम्स ने अपने पास मौजूद पैसों से एक प्राइवेट जेट बुक किया। वो अपनी नई लग्जरी जिंदगी के सपने देख रहा था और राहत की सांस ले रहा था। लेकिन तभी उसे अचानक पसीना आने लगा और शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। जब जेम्स ने अपने हाथ की आस्तीन ऊपर की तो उसके होश उड़ गए। वहां अल्फा ज़ॉम्बी के दांतों के निशान थे। उसे याद आया कि वॉल्ट की लड़ाई में अल्फा ने उसे काट लिया था। जेम्स को अब समझ आ गया था कि वो खुद एक चलता फिरता टाइम बम बन चुका है और लास वेगस की तबाही अब दूसरे शहर पहुंचने वाली है। इसी खौफनाक मोड़ पर यह कहानी खत्म हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।